आज हम रसायन विज्ञान में एक नया अध्याय रासायनिक बलगतिकी अर्थात केमिकल काइनेटिक्स की शुरुआत करने जा रहे हैं। रासायनिक अभिक्रिया को पूरी तरह समझने के लिए इसके वेग तथा वेग को निर्धारित करने वाले कारकों को जानना अत्यंत आवश्यक है। जैसे भोजन यदि तेज़ी से सड़ता है तो उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, अर्थात भोजन सड़ने की जो क्रिया है बहुत तेज़ी से होती है तो उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसके लिए रासायनिक बलगतिकी का अध्ययन आवश्यक है। रसायन विज्ञान की उस शाखा को रासायनिक बलगतिकी कहा जाता है जिसमें अभिक्रिया वेग तथा उसकी क्रियाविधि का अध्ययन किया जाता है। रासायनिक बलगतिकी हमें यह समझने में सहायता करती है कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होती है। और जैसे आप जानते हैं कि कोई गतिशील वाहन है या कोई गतिशील वस्तु है तो हम लोग उसके वेग या उसकी चाल का निर्धारण करते हैं, तो उसके लिए हम ये ज्ञात करते हैं कि एकांक समय में उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है या एकांक समय में उसकी स्थिति में कुल कितना परिवर्तन है। ठीक उसी तरह से जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अभिकारक की सांद्रता घटती है और उत्पाद की सांद्रता बढ़ती है। तो हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के वेग को या अभिक्रिया की दर को अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन के रूप में ही व्यक्त करते हैं। हम कह सकते हैं कि एकांक समय में अभिकारक की सांद्रता में कमी या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि को ही अभिक्रिया वेग कहा जाता है। अब हम एक ऐसी अभिक्रिया की कल्पना करते हैं जिसमें आयतन स्थिर है। मान लेते हैं कि अभिकारक R है और अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद है कैपिटल P। अभिकारक कैपिटल R का 1 मोल उत्पाद कैपिटल P का 1 मोल बनाता है। और यदि समय T1 और T2 पर अभिकारक R तथा उत्पाद P की सांद्रताएं क्रमशः R1 और P1 तथा R2 और P2 हों तो हम कह सकते हैं कि समय अंतराल डेल्टा T बराबर होगा T2 माइनस T1 और अभिकारक R के सांद्रता में परिवर्तन हो जाएगा समय T2 पर R की सांद्रता R2 माइनस समय T1 पर R की सांद्रता R1। यहाँ ध्यान देने की बात है कि अभिकारक की सांद्रता घटती है, इसलिए समय T2 पर जो अभिकारक की सांद्रता R2 है वो कम होगी और समय T1 पर जो अभिकारक की सांद्रता R1 है वो अधिक होगी। इसलिए अभिकारक की सांद्रता में परिवर्तन R2 माइनस R1 ऋणात्मक होगा और उत्पाद P की सांद्रता में डेल्टा T समय अंतराल में परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा P बराबर P2 माइनस P1 और ये धनात्मक होगा क्योंकि जैसे जैसे अभिक्रिया आगे बढ़ेगी उत्पाद की सांद्रता बढ़ेगी, इसलिए यहाँ पर P2 का मान अधिक होगा और P1 का मान कम होगा। अतः उत्पाद की सांद्रता परिवर्तन डेल्टा P का मान धनात्मक होगा। हम कह सकते हैं कि अभिकारक R में कमी होने की दर बराबर होगा R की सांद्रता में कमी बटा समय, जो हो जाएगा माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा T। यह है समीकरण नंबर 1। और उत्पाद P की सांद्रता में वृद्धि की दर बराबर हो जाएगा P की सांद्रता में वृद्धि बटा समय और जो होगा डेल्टा P अपान डेल्टा T। यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में हमने लिखा है माइनस डेल्टा R। ऐसा इसलिए है क्योंकि अभिकारक की सांद्रता घटती है और इसलिए डेल्टा R का मान ऋणात्मक होगा। अतः अभिक्रिया को धनात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए यहाँ -1 से गुणा किया गया है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और इस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात के बराबर होता है। यहाँ पर समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 दोनों ही अभिक्रिया के औसत वेग को व्यक्त करते हैं। अभिक्रिया के औसत वेग को हम प्रदर्शित करते हैं RAV से, यानी एवरेज रेट
को RAV से प्रदर्शित करते हैं तो यहाँ पर अभिक्रिया का औसत वेग बराबर होगा अभिकारक की सांद्रता में कमी बटा समय या उत्पाद की सांद्रता में वृद्धि बटा समय। इस प्रकार अभिक्रिया का औसत वेग बराबर हम इस तरह व्यक्त कर सकते हैं कि R एवरेज बराबर माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा टी या R एवरेज बराबर प्लस डेल्टा P अपान डेल्टा टी। यहाँ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब हम अभिक्रिया के वेग को अभिकारक R की सांद्रता में कमी के रूप में व्यक्त करते हैं तो यहाँ -1 से गुणा इसीलिए करते हैं क्योंकि अभिक्रिया वेग को धनात्मक रूप में व्यक्त करने के लिए -1 से गुणा किया जाता है, क्योंकि यहाँ जो डेल्टा R है इसका मान हमेशा ऋणात्मक होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि औसत अभिक्रिया वेग जिसको हम RAV एवरेज रेट से प्रदर्शित करते हैं, औसत अभिक्रिया वेग बराबर होगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन बटे उस परिवर्तन में लगा समय। अगर हम लोग समय और अभिकारकों की सांद्रता या उत्पाद की सांद्रता के बीच एक वक्र या ग्राफ बनाएं तो हमें अभिकारकों की सांद्रता और समय के बीच इस प्रकार का वक्र मिलेगा और उत्पाद की सांद्रता और समय के बीच हमें इस प्रकार का वक्र मिलेगा। यहाँ देखिए वक्र से स्पष्ट है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा अभिकारक की सांद्रता घटती जाएगी, जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाएगी। यदि हम लोग समय t1 पर अभिकारक की सांद्रता R1 है और समय t2 पर अभिकारक की सांद्रता घट करके रह जा रही है R2, इसी तरह समय t1 पर उत्पाद की सांद्रता है P1 और समय t2 पर उत्पाद की सांद्रता बढ़ करके हो जा रही है P2। तो इस तरह हम लोग इस वक्र के आधार पर ये ज्ञात कर सकते हैं कि औसत अभिक्रिया वेग माइनस डेल्टा R अपान डेल्टा टी होगा या औसत अभिक्रिया वेग डेल्टा P अपान डेल्टा टी होगा। यानी वक्र की प्रवणता से हम लोग औसत अभिक्रिया वेग ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद हमें जानना है तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया वेग। तो समय के किसी क्षण पर व्यक्त वेग तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया वेग कहलाता है। इसके लिए देखिए वक्र पर हम एक जगह यहाँ एक बिंदु ले लेते हैं और इसके इस बिंदु के समक्ष मान लीजिए समय है t। तो इस समय t पर हम यहाँ एक स्पर्श रेखा लेंगे, उससे हमें ये जो समकोण त्रिभुज मिल रहा है, इस समकोण त्रिभुज के आधार पर इसका जो आधार है वो सूक्ष्म समय अंतराल dt को प्रदर्शित करेगा और जो लंब है वो अभिकारक की सांद्रता में सूक्ष्म परिवर्तन dr को प्रदर्शित करेगा। इससे अभिक्रिया का तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग जिसको हम R इंस्टेंटेनियस शॉर्ट में लिखते हैं RINST से प्रदर्शित करते हैं, ये हो जाएगा -dr अपान dt। यहाँ ध्यान रखिएगा कि dr क्या है, अभिकारक की सांद्रता में सूक्ष्म कमी और dt क्या है, सूक्ष्म समय अंतराल है। इसी तरह अगर हम उत्पाद के पदों में तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग हम व्यक्त करें तो उसके लिए भी हमें यहाँ वक्र पर एक बिंदु लेंगे और उसके आधार पर तब हम लेंगे सूक्ष्म समय अंतराल dt और उत्पाद की सांद्रता में सूक्ष्म वृद्धि dp और तब इन दोनों का अनुपात अर्थात dp अपान dt बराबर हो जाएगा अभिक्रिया का तात्कालिक या तात्क्षणिक वेग। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि समय के किसी निश्चित क्षण पर जो व्यक्त किया जाता है वेग, उसी को हम कहते हैं अभिक्रिया का तात्क्षणिक या तात्कालिक अभिक्रिया वेग। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया वेग का मात्रक क्या है, अर्थात अभिक्रिया वेग की इकाई क्या होगी। हम जान चुके हैं कि अभिक्रिया वेग अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन और उस परिवर्तन में लगे समय के अनुपात के बराबर है। तो इसलिए अभिक्रिया वेग का मात्रक हो जाएगा अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मात्रक बटे समय का मात्रक। तो अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन का मतलब होगा सांद्रता, और किसी भी पदार्थ की सांद्रता का
मात्रक होता है मोल प्रति लीटर और समय का मात्रक हम सेकंड लें तो मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर सेकंड, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। और अगर हम समय का मात्रक मिनट लेते हैं तो हो जाएगा अभिक्रिया वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति मिनट। अतः हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग का मात्रक बराबर होगा सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक। सामान्यतः हम समय का मात्रक सेकंड लेते हैं और सांद्रता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग का मात्रक हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स। अगर समय का मात्रक सेकंड ना लेकर मिनट लेंगे तो मिनट इनवर्स हो जाएगा। तो इस तरह से हम जान चुके कि अभिक्रिया वेग का मात्रक होगा सांद्रता का मात्रक बटे समय का मात्रक। अभी तक हम लोगों ने रासायनिक बलगतिकी के अंतर्गत अभिक्रिया वेग, तात्कालिक अभिक्रिया वेग, औसत अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया वेग की इकाई के विषय में जान लिया है। और अब हम जानेंगे अभिक्रिया वेग को प्रभावित करने वाले कारकों के विषय में। अभिक्रिया वेग मुख्य रूप से 3 कारकों से प्रभावित होता है, सांद्रता, ताप और उत्प्रेरक। हम बारी बारी से तीनों कारक जो अभिक्रिया वेग को प्रभावित करते हैं इनकी चर्चा बारी बारी से करेंगे, लेकिन पहले संक्षेप में हम चर्चा कर लें कि अभिक्रिया का वेग किस तरह सांद्रता परिवर्तन से प्रभावित होता है, कैसे ताप परिवर्तन से प्रभावित होता है और कैसे उत्प्रेरक से प्रभावित होता है। किसी भी अभिक्रिया का वेग एक या एक से अधिक अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रता पर निर्भर करता है। 2 रसायनज्ञों गुल्डबर्ग और वागे ने अभिक्रिया वेग पर सांद्रता के प्रभाव को बताने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया है जिसे हम लोग द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से जानते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन। उस नियम से भी स्पष्ट है कि अभिकारक की सांद्रता बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। उनका नियम यह है कि किसी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है। अर्थात अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। दूसरा जो कारक है वो है ताप। हम सब लोग जानते हैं कि ताप का संबंध पदार्थ के घटक कणों की गतिज ऊर्जा से है। अगर किसी पदार्थ का ताप अधिक है इसका मतलब है उस पदार्थ के घटक कणों की गतिज ऊर्जा भी अधिक है। और किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारक के घटक कणों के आपस में टक्करों पर भी निर्भर करता है। आगे इसके विषय में हम लोग कोलिजन थियोरी या जो अभिक्रिया वेग का टक्कर सिद्धांत है उसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। ताप बढ़ाने से सामान्यतः अभिकारक के घटक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है, फलस्वरूप प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ती है। इसलिए सामान्यतः ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। और चर्चा हम करेंगे अभिक्रिया वेग पर उत्प्रेरक का क्या प्रभाव पड़ता है। उत्प्रेरक, पहले हम ये जानें उत्प्रेरक किसको कहते हैं। कोई भी ऐसा पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग न ले परंतु रासायनिक अभिक्रिया की दर या रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर दे, उस पदार्थ को हम कहते हैं उत्प्रेरक। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। अब हम जानेंगे कि अभिक्रिया वेग अभिकारकों की सांद्रता पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसके लिए अभिक्रिया वेग निर्धारण के लिए जो भी प्रयोग किए जाते हैं उनसे भी यह स्पष्ट हुआ है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। और द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से भी स्पष्ट है कि अभिक्रिया का वेग अभिकारकों की सांद्रता पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है, ये
द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम से भी स्पष्ट है कि किसी अभिक्रिया की दर या अभिक्रिया का वेग या किसी पदार्थ की क्रिया करने की दर उस पदार्थ के मोलर सांद्रण के समानुपाती होती है या किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों के मोलर सांद्रणों के गुणनफल के समानुपाती होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि यदि अभिकारकों की सांद्रता अधिक होगी या अभिकारक की सांद्रता अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा, और अगर अभिकारक की सांद्रता कम होगी तो अभिक्रिया का वेग भी कम होगा, अर्थात अभिक्रिया धीमी गति से होगी। तो इस तरह अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रता पर भी निर्भर करता है। अब हम लोग जानेंगे कि अभिक्रिया का वेग ताप पर किस प्रकार निर्भर करता है। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी दोनों ही प्रकार की अभिक्रियाओं का वेग ताप वृद्धि के साथ बढ़ता है। ये देखा गया है कि समान अभिक्रियाओं में 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग लगभग 2 गुना हो जाता है। इससे स्पष्ट है कि ताप का अभिक्रिया वेग पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, अर्थात अभिक्रिया वेग ताप पर बहुत अधिक निर्भर करता है। आगे हम लोग इस विषय में आर्हिनीय समीकरण और अन्य तरीक़ों से भी जानेंगे कि किस तरह से ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ता है और ताप कम होने से अभिक्रिया का वेग घटता है। वास्तव में अभिक्रिया का वेग निर्भर करता है अभिकारक अणुओं की प्रभावी टक्करों की संख्या पर। ताप बढ़ाने से अभिकारक अणुओं की या अभिकारक के घटक कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और उसके कारण उनके प्रभावी टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप अभिक्रिया का वेग भी बढ़ता है। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया वेग पर ताप का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। ताप वृद्धि से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ताप कम हो जाने से अभिक्रिया का वेग घट जाता है। सामान्य जीवन में भी हम लोग ये देखते हैं कि ठंडा भोजन कम स्वादिष्ट लगता है लेकिन गर्म भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके पीछे भी कारण यही है कि जो ठंडा भोजन है वो हमारे जीभ की जो स्वाद की ग्रंथियां हैं उनमें जब पहुंचता है तो जो अभिक्रिया या क्रिया होती है वो धीमी होती है, इसलिए हमें भोजन उतना स्वादिष्ट नहीं लगता। लेकिन जब भोजन गर्म होता है तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया तीव्र होती है जिसके कारण हमें भोजन ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। आगे हम लोग आर्हिनीय समीकरण की सहायता से अभिक्रिया वेग पर ताप की निर्भरता को जानेंगे। उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट जाता है। धनात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा को घटा देते हैं जिसके कारण अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, और ऋणात्मक उत्प्रेरक अभिकारकों के उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा के मान को बढ़ा देते हैं जिसके कारण ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में अभिक्रिया का वेग घट जाता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति से भी अभिक्रिया का वेग परिवर्तित होता है। धनात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में बढ़ जाता है और ऋणात्मक उत्प्रेरक की उपस्थिति में घट जाता है। अभिक्रिया का वेग किसी अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण के आधार पर नहीं जाना जा सकता है। अभिक्रिया के वेग को जानने के लिए हमें उस अभिक्रिया से संबंधित प्रायोगिक आंकड़े उपलब्ध होने चाहिए और उसके आधार पर हम एक व्यंजक बनाएंगे और वो व्यंजक व्यक्त करता है अभिक्रिया के वेग की अभिकारकों के मोलर सांद्रणों पर निर्भरता को। तो वह गणितीय व्यंजक जो अभिक्रिया वेग की निर्भरता को अभिकारकों के सांद्रणों पर व्यक्त करता है उसे हम कहते हैं अभिक्रिया का वेग नियम। मान लीजिए एक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक A का स्मॉल a मोल दूसरे अभिकारक कैपिटल B के स्मॉल b मोल से क्रिया करके उत्पाद बनाता है, तो हम कह सकते हैं कि अगर अभिक्रिया का वेग अभिकारक A के सांद्रता के
x घात और अभिकारक b की सांद्रता के y घात पर निर्भर करता है और ये तथ्य प्रयोग द्वारा ज्ञात हुआ है, तो अभिक्रिया का वेग समानुपाती होगा अभिकारक A की सांद्रता के x घात गुणे अभिकारक B की सांद्रता के y घात के। यहाँ पर इस साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी या अनुक्रमणवादी के चिन्ह को हटाकर उसके स्थान पर बराबर का चिन्ह लाने के लिए हम दाएं पक्ष में एक नियतांक से गुणा करेंगे। ये नियतांक है स्मॉल k, तो हो जाएगा अभिक्रिया का वेग बराबर k गुणे अभिकारक A की सांद्रता पर घात x और अभिकारक B की सांद्रता पर घात y। ये जो घातें x और y हैं, ये अभिक्रिया के संतुलित रासायनिक समीकरण में जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं, जो स्टोइकियोमेट्रीय गुणांक होते हैं, उनसे भिन्न भी हो सकता है, उनके बराबर भी हो सकता है। यहाँ पर ये जो नियतांक है k, इस नियतांक k को हम कहते हैं वेग स्थिरांक या विशिष्ट अभिक्रिया वेग। तो इस तरह ये जो व्यंजक हमें प्राप्त हुआ है, यही व्यंजक कहलाता है वेग नियम। ये व्यंजक व्यक्त कर रहा है कि अभिक्रिया का वेग, जिसको हम स्मॉल v से डिनोट कर रहे हैं, ये अभिकारक A की सांद्रता के x घात पर निर्भर करता है और अभिकारक B की सांद्रता के y घात पर निर्भर करता है। ये x और y घातें प्रायोगिक आंकड़ों के आधार पर ज्ञात की जाती हैं। इसके बाद अब हम चर्चा करेंगे इस वेग स्थिरांक की। ये वेग स्थिरांक क्या है? देखिए, अगर यहाँ हम अभिकारक A का मोलर सांद्रण और अभिकारक B का मोलर सांद्रण दोनों को हम एकांक ले लें, यानी दोनों 1 मोल प्रति लीटर हों, अर्थात इकाई हों, तो उस परिस्थिति में देखिए यहाँ पर यदि हम कह देते हैं कि अभिकारक A का मोलर सांद्रण अभिकारक B के मोलर सांद्रण के बराबर है और दोनों ही कितना है, 1 मोल प्रति लीटर, तो उस परिस्थिति में अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर हो जाएगा, या कह सकते हैं कि अभिक्रिया का जो वेग स्थिरांक है वो अभिक्रिया के वेग के बराबर हो जाएगा तब जबकि अभिकारकों का मोलर सांद्रण एकांक हो, अर्थात 1 मोल प्रति लीटर हो। तो हम इस आधार पर परिभाषित कर सकते हैं अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को कि अभिकारकों के एकांक मोलर सांद्रण पर या अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वही अभिक्रिया का वेग स्थिरांक कहलाता है। या ऐसे भी कह सकते हैं कि अभिकारकों के इकाई सांद्रण पर या एकांक सांद्रण पर अभिक्रिया का वेग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक के बराबर होता है। हम लोग अभिक्रिया के वेग स्थिरांक को जान चुके हैं। अभिक्रिया का वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप भी है। यहाँ देखिए, वेग नियम से यह स्पष्ट है कि अगर वेग स्थिरांक का मान अधिक होगा तो अभिक्रिया का वेग भी अधिक होगा। तो इस तरह से वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप है और वेग स्थिरांक का मान ताप पर भी निर्भर करता है। एक निश्चित ताप पर किसी विशिष्ट अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मान निश्चित होता है। अगर ताप बढ़ाया जाए तो उस अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मान भी बढ़ता है। तो इस तरह से ये विशिष्ट अभिक्रिया वेग या वेग स्थिरांक अभिक्रिया के वेग की माप भी है। आगे हम लोग जानेंगे कि वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होगा। वेग स्थिरांक की इकाई या इसका मात्रक क्या होगा। वेग स्थिरांक की इकाई या मात्रक। देखिए, यहाँ पर इस वेग नियम में अभिकारक A की सांद्रता पर घात x है, अभिकारक B की सांद्रता पर घात y है। तो अगर हम लोग ये मान लें कि x प्लस y बराबर n, तो हम कह सकते हैं कि वेग स्थिरांक k बराबर हो जाएगा अभिक्रिया का वेग v
बटे अभिकारकों की सांद्रता पर घात n। हम लोग जानते हैं वेग का मात्रक हम लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स और सेकंड इनवर्स, जबकि अभिकारक की सांद्रता का मात्रक लिखा जाता है मोल प्रति लीटर, अर्थात मोल लीटर इनवर्स और उस पर घात n। इस तरह देखिए, यहाँ नीचे आया मोल पर घात n, ऊपर है मोल पर घात 1, इस तरह आ गया मोल पर घात 1 माइनस n। यहाँ देखिए ऊपर है मोल पर घात 1, यहाँ नीचे आ जाएगा मोल पर घात माइनस n, हो जाएगा मोल पर घात 1 माइनस n। ऊपर देखिए लीटर पर घात है माइनस n और नीचे देखिए लीटर पर घात होगा माइनस n। तो लीटर पर घात माइनस n, ये ऊपर करेंगे लीटर पर घात n हो जाएगा और तब हो जाएगा लीटर पर घात n माइनस 1 और सेकेंड पर घात माइनस 1। तो इस तरह अगर अभिक्रिया के वेग का मात्रक मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड हो और वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर लगाई गई घातों का योग n हो, तो वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल पर घात 1 माइनस n, लीटर पर घात n माइनस 1 और सेकंड पर घात माइनस 1। यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर लगाई गई घातें हैं, इन घातों के योग को हमने स्मॉल n से प्रदर्शित किया है। आगे जब हम लोग अभिक्रिया की कोटि और आणविकता के विषय में जानेंगे तो वहाँ आपको यह स्पष्ट हो जाएगा कि यही अभिकारकों वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर लगाई गई घातों का जो योग है, जिसको यहाँ हम n से प्रदर्शित कर रहे हैं, यही अभिक्रिया की कोटि होता है। तो इस तरह अगर हमें अभिक्रिया की कोटि मालूम हो, तो अर्थात n का मान हमें मालूम हो, तो हम किसी भी कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक या उसकी इकाई को हम व्यक्त कर सकते हैं। मान लीजिए कि अगर n का मान 1 है, n का मान अगर 1 है तो वेग स्थिरांक का मात्रक हो जाएगा मोल पर घात 1 माइनस 1 यानी 0, यानी मोल हट जाएगा, तब मात्रक क्या हो जाएगा, और लीटर पर घात 1 माइनस 1 यानी ये भी 0 हो जाएगा, तब क्या आएगा मात्रक, केवल सेकंड इनवर्स। लेकिन अगर n का मान 2 है तब क्या आएगा, वेग स्थिरांक k का मात्रक, तब आ जाएगा मोल इनवर्स 1 माइनस n यानी 1 माइनस 2, ये हो जाएगा माइनस 1 यानी मोल इनवर्स 2 माइनस 1 लीटर, मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स, यानी लीटर मोल इनवर्स, यानी मात्रक तब क्या हो जाएगा, जब n बराबर 2 तब मात्रक हो जाएगा लीटर मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स। तो इस तरह से अभिक्रिया के वेग नियम में अभिकारकों के सांद्रता पदों पर जो घातें लगी होंगी, उन घातों के योग पर निर्भर करेगा वेग स्थिरांक का मात्रक। आपको याद ये रखना है कि अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक होगा मोल पर घात 1 माइनस n, लीटर पर घात n माइनस 1 और सेकंड पर घात माइनस 1। और ये n का मान आपको अभिक्रिया की कोटि के आधार पर ज्ञात हो जाएगा या अभिक्रिया के वेग नियम से आपको मिल जाएगा, और उसके आधार पर आप अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक या उसकी इकाई लिख सकते हैं।